वो अपने घर में पेरेंट्स अर्न करते हैं और बहुत सारे सदस्य घर में होते हैं, तो हम एक बजट बनाते हैं कि आने वाले साल में हम कितना कमाएंगे, कितना खर्चा होगा, और उसको देख के हम तय करते हैं कि क्या खर्चा कंट्रोल करें या क्या खर्चा कर सकते हैं, कहाँ इनकम बढ़ा सकते हैं, और नहीं इनकम बढ़ सकती तो लोन मजबूरी में लेना पड़ेगा। जैसे कोई बीमार है और इलाज के लिए लोन चाहिए तो चाहिए। तो ये सब प्लानिंग जब नेशन के लेवल पे होती है तो इट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट बजट। प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चंस। इट इज़ एनुअल और मंथली स्टेटमेंट? इट इज़ फॉर द पास्ट ईयर और करंट नेक्स्ट ईयर? इट इज़ पास्ड बाय मिनिस्टर्स और द प्रेसिडेंट? Once the president approves it, do you think it is compulsory to follow? What is the fiscal year in India? बच्चे तुम्हारे पीछे कौन है? 1 April to 31 March। मीनू आ रही है बाबू? नहीं, तुझसे नहीं, मैं इससे पूछ रही हूँ। या सो एनुअल स्टेटमेंट होता है, फाइन। नाउ बेटा बजट के कंपोनेंट्स कितने बताए मैंने तुम्हें? 2। पहला और दूसरा रिसीट्स के मैंने तुम्हें 2 कैटेगरी बनाए, पहला दूसरा, क्लास में ध्यान। उसके बाद रेवेन्यू में तुम्हें मैंने 2 टाइप की रेवेन्यू बताए, एक और टैक्स भी कितने तरह के बताए। कौन सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से कौन सा टैक्स, जानना चाहूँगी मैं तुमसे, प्रोग्रेसिव है, कौन सा रिग्रेसिव है? वो स्केल उठा लिया यहाँ किसका रखा था? यस, कौन सा? नहीं मिला, बड़ी ले गई तो। कौन सा प्रोपोर्शनेट है? सोच के देखो कौन सा प्रोपोर्शनेट है? इनडायरेक्ट ही है, पर सब बोलो इनडायरेक्ट। कौन सा डिफरेंशियल है? कौन सा प्रोग्रेसिव है? कौन सा गुड्स पे लगता है? जीएसटी किसका एग्जाम्पल है? इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है? किसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम आदमी पर? बच्चों मेरी तरफ देखो ना, अच्छी आंखें दी हैं तुम्हें भगवान ने। तो किसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस 2 अलग अलग लोगों पे? किसमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड? किसका प्रहार सीधे दिल पे होता है? इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल? ठीक। अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें हमने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे इंटरेस्ट। यस, कैन यू प्लीज स्टैंड अप एंड एक्सप्लेन बच्चों, लास्ट बेंच कॉर्नर। इंटरेस्ट में क्या था बेटू, फटाफट बताओ। कौन किसको देता है? बैंक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है, तो उनसे जो मिलता है इंटरेस्ट। ठीक, बैठो। इस तरफ प्रॉफिट अर्न बाय पीएसयू, सबसे पीछे प्रॉफिट अर्न बाय पीएसयू, ये क्या होता है बच्चे? बेटो पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर होना, दैट इज अ पीएसयू। गवर्नमेंट की कंपनी बोल लो उसको, ठीक है। हाँ, तो पीएसयू की कमाई, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? ठीक है, रेलवे तो 100% गवर्नमेंट की है, और बीएचईएल एंड सेल, ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑल दिस, सिट डाउन। ठीक है, दिस वन लाइसेंस फी। यस बच्चों, लाइसेंस फीस। अलग अलग जगहों पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फैक्ट्री में, फिर आरटीओ ऑफिस में अपन लाइसेंस बनवाते हैं। इन सब में गवर्नमेंट की कमाई होती है। फूड प्रोडक्ट्स का लाइसेंस लेते हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का जो लाइसेंस होता है, सब। सिट डाउन। देन फाइन्स एंड पेनल्टी। हाँ जी बच्चे, फाइन एंड पेनल्टी, मास्क हटा के। फाइन एंड पेनल्टी। फाइन, आराम से, डोंट गेट कॉन्शियस। क्लास में सिर्फ तुम और मैं हूँ, आराम से बोलो। बेटो कोई भी गलत काम करने पे फाइन लगता है ना, जैसे हेलमेट नहीं पहन के आए, गाड़ी पे 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया, मास्क नहीं पहना, राइट? लॉ ब्रेक करने पर लगने वाला फाइन गवर्नमेंट की कमाई है। ठीक है, बैठो। एस्चीट, पीछे, एस्चीट
एग्जाम्पल दिया था आपने फरमान खान का, उन्होंने फैमिली पूरी किल कर दी और उसके पीछे कोई नहीं होता तो उनका वो पूरा गवर्नमेंट ले लेता है। गुड। एस्टीट का मतलब जब भी किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए विदाउट लीविंग अ वसीयत, विल, कोई वारिस ही नहीं बचा, देयर इज नो लीगल हेयर, तो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको हैंड ओवर हो जाती है? गवर्नमेंट। ये सब हम पढ़ रहे हैं नॉन गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब पेज 304 पे आओ, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, रजिस्टर पे छोटे छोटी ड्राइंग्स बनाते चलो। एग्जाम्पल्स को देखकर तुम्हें एग्ज़ाम वाले दिन रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। कम अगेन, सब नॉन टैक्स ही चल रहा है बेटी, नॉन टैक्स ही चल रहा है। जस्ट सी, यहाँ पर हम चल रहे हैं अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये हम अभी नोट्स में पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, ये सब पढ़ चुके। लाइसेंस फ़ी, फाइन्स, पेनल्टी, एस्टीट। अब मैं हूँ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स पर। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, कम अगेन, फिर से बोल। अच्छा ठीक है, वो अपन ने ये जो पढ़ा ना प्रॉफिट एंड ऑफ PSU, ये वही है, इज़ द सेम, इज़ द सेम। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बच्चे अपने प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? तो जब भी बेटा मोदी जी इंडिया के रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी फॉरेन ट्रिप करते हैं तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो वो सारे गिफ्ट्स जब वो लेके आते हैं तो वो उनको पर्सनली नहीं मिले हैं, वो उनको मिले हैं इन कैपेसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया। तो वो आके सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में सबमिट कर देते हैं अगर वो कैश गिफ्ट्स हैं तो, और कुछ इन काइंड भी हैं तो किसी म्यूज़ियम या इधर उधर वो पार्ट बन जाते हैं। तो ये जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स कंट्री को मिलते हैं वर्ल्ड से, उसको भी गवर्नमेंट की इनकम में काउंट किया जाता है। गिफ्ट का मतलब हमें वापस थोड़ी करना है, वो तो मिल गया। और ग्रांट का मतलब है जैसे इंडिया में बाढ़ आई तो वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन नहीं, हेल्प के रूप में ग्रांट दी, तो उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, हमें वापस नहीं करना है, तो उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो बस इतनी सी ड्राइंग बना लो कि प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड टूर पे गए और वहाँ से इन कैपेसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उनको जो गिफ्ट्स मिले वो गवर्नमेंट की इनकम मानी जाती है। ग्रांट का मतलब होता है स्कॉलरशिप, किसी प्रकार का रिलीफ। एग्ज़ाम्पल लिख लो, सुनामी आई, फ्लड आया और दूसरी कंट्रीज़ ने हमको हेल्प भेजी, उसको कहते हैं ग्रांट। वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स काफ़ी हाई रहती है, कभी कभी करोड्स में भी रहती है, इस तरह से। बेटू नैना तुमने पूछा मैम एस्टीट ऐसे गवर्नमेंट को मिल जाता है तो ये गलत है, तो फिर और किसको मिलेगा? जब परिवार में कोई बचा ही नहीं है तो गवर्नमेंट ही टेकअप करेगी ना उस चीज़ को। और गवर्नमेंट में किसी नेता की जेब में नहीं जा रहा है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है। ओल्ड एज होम्स में बढ़ जाता है वो फर्नीचर वगैरह, बच्चों के अनाथ आश्रम में बच जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है। इट गोज़ इन प्रॉपर यूजेजेस। यस, जैसे हमें कई कंट्रीज से कोवैक्सीन और कोविशील्ड फ्री में मिली थी, इसके पहले की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको डेवलप किया तो बाहर से फ्री में मिल रही थी। ओके, सो दैट इज़ गिफ्ट एंड ग्रांट। नेक्स्ट लिखो स्पेशल असेसमेंट। एनी आइडिया, नोट्स पढ़ के आइडिया लगाओ क्या होता होगा स्पेशल असेसमेंट। एनी आइडिया? यस भरत, नोट्स पढ़ के कोई गेस करो कि क्या होता होगा स्पेशल असेसमेंट। पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ, क्या होता होगा स्पेशल असेसमेंट। पेज नंबर 304 पे हैं अपन। यस, जो लोग घर पे हैं तब तक मैं बाकी बच्चों के डाउट्स ले रही हूँ। बेटा गिफ्ट एंड ग्रांट का मतलब है देश के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहीं भी विश्व टूर पे जाते हैं, उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट की इनकम। ग्रांट का मतलब है कोई स्कॉलरशिप, रिलीफ पैकेज जो हमें दूसरों से मिला है, इट इज़ ऑल्सो इनकम।
नहीं, पर्सनली नहीं होता। जब भी आप एक डिप्लोमेटिक रिलेशन में आते हो तो आप उस पोस्ट के लिए आते हो। अकेले प्यूतिन इंडिया नहीं आए, ओबामा इंडिया नहीं आए, वो एज हेड ऑफ द नेशन आए, तो पर्सनल गिफ्ट में नहीं आता। यस एनीबडी कैन यू ट्राई? यस बच्चे, मास्क हटा के। ठीक है, एनीबडी एल्स विल ट्राई? हाँ बच्चे बोलो बोलो। ठीक है, एनीबडी एल्स? ऑल राइट। देखो बच्चे, सपोजिंग भोपाल में भी मेट्रो की लाइन जहाँ जहाँ से जा रही है तो उसके आसपास ये यहाँ जो घर हैं ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गए। जब कोई घर रेजिडेंशियल एरिया में होता है तो उसका किराया सपोजिंग आपको 10,000 मिल रहा है, और जैसे ही वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनती है तो आप उसमें और फ्लोर्स बिल्ड करके और किराए पे दे सकते हो, और ऑलमोस्ट वो 5 टाइम्स किराए पे जाएगी से 50,000 रुपये। अगर इस प्रॉपर्टी को रेजिडेंस के रूप में बेचा जाए तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बट जैसे ही मेट्रो वहाँ से निकली और वो पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, उस पर बिल बोर्ड्स लग सकते हैं, उस पर बहुत कुछ रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की जगह 5 टाइम्स हो गई 5 करोड़। तो गवर्नमेंट कहती है हमारे प्रोजेक्ट वहाँ से निकालने के चक्कर में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई बैठे बैठे, हाँ या ना? तो इसका टैक्स आप हमको दीजिए, इसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। कम अगेन? गलती नहीं, पर फ़ायदा भी तो बैठे बैठाए मिल रहा है। 5 लाख का फ़ायदा भी छोड़ दो फिर। कम अगेन? वो बात अलग है। नो 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 नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी। अगर गवर्नमेंट वहाँ प्रोजेक्ट नहीं लाती और ना एयरपोर्ट बनता, ना मेट्रो वहाँ से जाती, ना कोई हबीबगंज रेलवे स्टेशन जैसा कोई स्टेशन वहाँ पे बिल्ड होता, तो तुम्हारे जीवन में दाम धीरे 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 ही बढ़ते हैं। आज मेट्रो के वहाँ से निकलने से तुम्हारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बैठे बिठाए आधी रात में 5 करोड़ की हो गई, 1 से 5 की। तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे प्रोजेक्ट लाने से तुम्हारा फ़ायदा भी तो हुआ है, तो हमें इसका टैक्स दो। कहाँ गलत कह रही है? दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी ना बच्चों, जहाँ जहाँ दिल्ली तो बहुत ही डेंसली लोकेटेड था, भोपाल में तो फिर भी बहुत जगह है। जब दिल्ली में मेट्रो पहली बार बनी थी इंडिया में, जहाँ जहाँ से निकली लोग अरबपति हो गए, क्योंकि वहाँ तो जगह ही नहीं थी, तो लोगों के घर खाली करके मेट्रो बनाई गई। तो जहाँ जहाँ से मेट्रो गुजरी लोग अरबपति हो गए, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त दाम दिए और उसके जस्ट लगे हुए घर 1 करोड़ की जगह 50 करोड़ का बिक रहा है घर। मतलब कुछ भी हुआ है दिल्ली में। तो दिल्ली बहुत डेंसली लोकेटेड जगह है ना, तो वहाँ तो कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो ऐसे ही होते हैं मज़े लोगों के। हाँ, इंटरेस्ट थोड़ी पे कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो कमा रही है। मेट्रो अब यहाँ बन गया है भोपाल में, तो पूरे एडजॉइनिंग जगह के लोग भोपाल में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा, इट्स ऑल रिलेटेड, राइट? तो आदमी का तो फ़ायदा होता ही है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट घर के बाजू से निकले तो। ठीक है, लिखेंगे स्पेशल असेसमेंट। प्राइस क्यों बढ़ जाती है प्रोजेक्ट के आने से? बेटा सुनो ना, हबीबगंज स्टेशन अगर एमपी नगर में नहीं होता ना, तो एमपी नगर बचपन से हमने देखा है गांव रहता। जब हम लोग, मैं बचपन में सिटी में रहते थे हम लोग, बीएसएस हमारा कॉलेज था। बचपन मैंने आज से 25 साल पहले हम कॉलेज में थे, तो जंगल था ये पूरा, हरा था हरा। हमें घर से वहाँ जाने के लिए घर वालों को चिंता होती थी, तब मोबाइल होते नहीं थे। जब हम कॉलेज में थे मोबाइल नहीं होते थे, जस्ट आए ही थे। मोबाइल का पता है टैरिफ क्या था? 1 मिनट 16 रुपये। 1 मिनट 16 रुपये। कॉलेज में जिस लड़के के पास मोबाइल था, पूरी लड़कियां सिर्फ मोबाइल के चक्कर में, भैया मोबाइल है मोबाइल। सो कहने की बात थी, मैं आई वॉज कमिंग टू माई पॉइंट, जब भी डेवलपमेंट होता है किसी भी एरिया का, तो वहाँ पर शॉप्स खुलती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों की हलचल बढ़ती है, तो सबकी कमाई होती है। तो इसलिए ग्रोथ होती है डेवलपमेंट से, यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल होता है कंट्री में।
अरे हम क्यों पटाएंगे उस लड़के को? वाह हमें क्या करना मोबाइल वाले लड़के से? भैया घर वाले मोबाइल पे बात करने की अलाउड नहीं करते थे। तो पहले तो बड़ी विजिलेंस होती थी जब हम लोग कॉलेज में थे। ऐसे तुम लोगों जैसे थोड़ी निकल गए तो पता नहीं घर आएंगे कि नहीं। नहीं बच्चे, अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है बेटू यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू बढ़ने की। प्रूडेंस, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही दिखाएंगे, सही कह रहे हो, बैलेंस शीट थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो भैया गवर्नमेंट को पता है ना, बेचोगे, एक मिनट, गवर्नमेंट को पता है कि बेचोगे तब तुम्हें पैसा मिलेगा ना। तो हम तो कह रहे हैं बड़ी हुई रिवैल्यूड वैल्यू का तुमसे पैसे ले रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं बुक्स चेंज करो, बुक्स में चल लेना 1 करोड़, कौन मना कर रहा है? बुक्स की बात नहीं हो रही, तुमने दिल पे ले लिया अकाउंट्स को। कौन ब्लैक में आ जाएगा? कहाँ ब्लैक में आ जाएगा? अरे मेरी माँ, गवर्नमेंट दे रही है, ब्लैक का आएगा? एक मिनट, बात गलत डायरेक्शन में जा रही है, टाइम की जरूरत। शांति शांति, चिल, कम बैक। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स, इट रेफर्स टू payment made by owners of those properties, it refers to payment made by owners of those properties whose value has appreciated, whose value has appreciated, नोट्स में देख लेना अगर पीछे छूट जाओ तो, ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। For example, if value of a property near a metro station has increased, for example, if value of a property near a metro station has increased, then a part of the development expenditure is recovered from the owners of that property. हालांकि एग्ज़ाम में लिखने को नहीं आता, फिर भी नोट्स कंप्लीट कर लो। माय डियर टीम, कूलिंग मशीन थोड़ी कम कर दीजिए। ऑलराइट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कैपिटल रिसीट्स। चार्ट बनाएंगे फटाफट, कैपिटल रिसीट, चार्ट बनाएंगे फटाफट, कैपिटल रिसीट। हम लोगों ने बेटू पढ़ा था क्लास में, जिस चीज़ से गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी पे अंतर आ जाए उसे कैपिटल रिसीट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, यही पढ़ा था। जिससे कंट्री के कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू पे अंतर आ जाए उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। चार्ट बनाओ। पहला बोरोइंग्स, पहला बोरोइंग्स, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, पहला बोरोइंग्स, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा अदर रिसीट्स। राइटिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो, 11th में बहुत आदत छूट गई है। बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसीट्स। हाँ, एक चीज़ और रह गई, पढ़ लेंगे अभी। कैपिटल रिसीट में बच्चों 3 पार्ट्स हैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट। इसमें डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ बोरोइंग में ये डिटेल लिखो। सबसे पहला वर्ड लिखा है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है ज़रूरत पड़ने पर।
बोरोइंग का मतलब है बेटू उधार। बोरोइंग का मतलब है ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट का लोन लेना। अब लोन कितने लोगों से लेती है गवर्नमेंट? सबसे पहले पब्लिक से लेती है, दूसरा आरबीआई से भी वो लोन मांगती है, तीसरा फॉरेन गवर्नमेंट से भी हम लोन ले लेते हैं, जैसे यूएस से हमने बहुत लोन लिया है आज़ादी के बाद, और चौथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक। ये हमारे लोन लेने के 4 तरीके हैं। किस किस से लोन लेते हैं? पब्लिक से, आरबीआई से, दूसरी गवर्नमेंट से और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ, लोन लेने से एसेट बढ़ता है कि लायबिलिटी? इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। तो बस नीचे ये लिख लो कि बोरोइंग करने से, लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए बेटा ये कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आया है। बेटू ओएमओ अभी उसको पेंडिंग रखो। जिन लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग चैप्टर नहीं पढ़ा, वेकेशन अभी होगी ना तब अपन बैंकिंग ही उठाएंगे फिर से, तब समझ में आ जाएगा। सो बोरोइंग, बताओ बोरोइंग कब लेती है गवर्नमेंट? जब भी गवर्नमेंट को पैसों की कमी पड़ती है। कितने लोगों से लोन ले सकती है गवर्नमेंट? पब्लिक, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट्स। मगर ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बेटू जब जब अपन ने यूनाइटेड स्टेट्स से लोन लिया, अपन उनसे दबते गए। किसी से भी आप लोन लेते हो तो वो आपका ऊपर थोड़ा सा दबिश बनाता है, तो उसके कारण वो आपके पॉलिटिकल मैटर में भी घुसने लगता है फिर। तो ये इंडिया ने बहुत नुकसान झेला है कि यूएस से लोन ले लिया आज़ादी के बाद, फिर कभी हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और यूएस की बहुत दोस्ती थी, तो हम अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी करना चाहते थे तो यूएस वहाँ से हमें आँख दिखा देता था कि लोन वापस मांग लेंगे, चुप रहना। तो ये बड़ा डेंजर होता था। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। देखो आज जब अपनी वर्ल्ड में कुछ जगह होने लगी ना, तो यूएस वाले अपने आगे पीछे हो रहे हैं, और नहीं तो ज़माना एक था जब वो इंडिया को कुछ समझते ही नहीं थे जी। आईएएस करने का असर, हाँ। एसिड रिड्यूस होता है रिकवरी ऑफ लोन से। हिंदी में लिख लो भाई, रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है? जिनको हमने पहले लोन दिया था, अब ज़रूरत पड़ने पर हम उनसे वापस ले रहे हैं, उसको कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन। यस, ये बिल्कुल सही है। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन को हिंदी में लिख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। जिनको हमने पहले लोन दिया था, हमने अब उनसे वापस मांग लिया। रिकवरी ऑफ लोन, रिकॉल करना लोन, हमने किसी को दिया था, उससे वापस ले लिया कि हमें ज़रूरत है भैया वापस दे दो, ठीक है। अदर रिसीट्स में आ जाओ। अदर रिसीट्स में 2 पार्ट्स लिखे हैं हमने, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। अदर रिसीट्स में मैंने पहला बोला डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स। पेन नीचे रखो। डिसइन्वेस्टमेंट सुनो क्या होता है। ये है बेटा गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है जब भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बट अभी अभी तुमने रिसेंटली सुना कि इंडिया ने एयर इंडिया से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और टाटा को एयर इंडिया बेच दिया, हाँ या ना। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इंडिया की ऑफिशियल एयरवेज थी, हाँ या ना, पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी।
जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और टाटा को बेच दिया। तो इससे गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आ गए पर गवर्नमेंट का एक एसेट कम हो गया। तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कहीं पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वापस निकालना, विथड्रॉ करना। तो इसका एग्जाम्पल लिखो, डिसइन्वेस्टमेंट लिख लो, सेलिंग अ पार्ट or all shares, selling a part or all shares of PSU, selling थोड़े या पूरा का पूरा किसी गवर्नमेंट कंपनी को। और उसका अभी का लाइव एग्जाम्पल है, एयर इंडिया बेच दी टाटा को गवर्नमेंट ने। ऐसी बेटा ताज होटल सुना है तुमने? पहले ताज होटल का नाम एक ज़माने में हुआ करता था सेंटूर होटल की चेन, और जब पहला इंडिया में प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ तो गवर्नमेंट ने ताज ग्रुप ऑफ होटल माने रतन टाटा की कंपनी को बेच दिया सारी प्राइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिया टूरिज़्म। तो जो आज बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है उसके सामने ताज होटल है जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया था, वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट प्राइम प्रॉपर्टीज़ ऑफ होटल में वो गवर्नमेंट का था। ताजमहल है आगरा में, उसके सामने ताज होटल है, वो पहले गवर्नमेंट का था। सारे अच्छी प्रॉपर्टी किसको मिल गई? ताज ग्रुप के चेन के पास, और वो ताज ग्रुप किसको बिलोंग करता है? टाटाज को, और गवर्नमेंट ने उनको बेचा जब जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ी। दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। 3rd चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। Alright, so write down selling a part of all shares of public sector undertaking. Example, एयर इंडिया का बेचना टू टाटा बाय गवर्नमेंट। इससे एसेट कम हो जाता है, ठीक है ना? गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। समझ के पढ़ो, रटना नहीं पड़ेगा। देन आया स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग डायग्राम बनाओ इसका भी। इंडिया में बच्चे जो लोग हैं ना, गांव में अपनी सेविंग को जाके रखते हैं पोस्ट ऑफिस में। इंडिया के हर गांव में और कस्बे में बैंक नहीं है, तो वहाँ के लोग अपनी बचत छोटी छोटी 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 कहाँ जाके रखते हैं? पोस्ट ऑफिस में। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से पैसे बोरो कर लेती है। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से। क्या कर लेती है? बोरो। ध्यान देना मैंने क्या कहा, लोग अपनी बचत कहाँ रखते हैं? पोस्ट ऑफिस में। और गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से उधार ले लेती है और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। इसको कहते हैं स्मॉल सेविंग। नहीं, मैं ले लूँगी। आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। इंडिया की पब्लिक अपनी बचत रखती है पोस्ट ऑफिस में। तुम कहोगे मैम बैंक की जगह पोस्ट ऑफिस क्यों आ गया? बेटू 1837 में इंडिया का सबसे पहले पोस्ट ऑफिस स्थापित हुआ था, जहां गांव में बैंक की ब्रांच नहीं थी मगर पोस्ट ऑफिस पहले था, क्योंकि वो कम खर्च में स्थापित हो जाता था। दैट्स वाई गांव के लोगों को आदत पड़ गई कि बैंक नहीं है ना, कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट का ही ऑफिस है पोस्ट ऑफिस, यहाँ जाके पैसे रख दो। तो वो लोग वहाँ पैसे रखने लगे, और जब जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस से उधार ले लिया। दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल सेविंग। बताओ स्मॉल सेविंग किसने करी? पब्लिक ने। पैसा जाके कहाँ रखा? पोस्ट ऑफिस में, और गवर्नमेंट ने वहाँ से उधार ले लिया। ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम बना लो कि पब्लिक ने अपना पैसा रखा पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस से गवर्नमेंट ने पैसा उधार ले लिया, और उसको नाम मिल गया स्मॉल सेविंग्स। कैन यू टेल मी ये कैपिटल में क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए वो उसमें आ रहा है। अब एक बार चार्ट को देख लो, जस्ट लुक एट योर चार्ट। क्या लिखा है तुमने? कितनी तरह की रिसीट लिखी है बच्चे? 3। पहली कौन सी? बोरोइंग का मतलब उधार लेना। दूसरा क्या है?
रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा अदर रिसीट जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग. वन ऑफ यू विल स्टैंड अप एंड प्लीज़ रीड इट फटाफट फ्रॉम द नोट्स लाउडली. कैपिटल रिसीट. Yes, anyone would like to read? Yes, stand up and read. Capital receipts. बच्चे तेरी आवाज़ नहीं आएगी. Take this mic फटाफट and read. Sit आराम से and read. Capital receipts refers to those receipts which either create a liability or cause a reduction in the asset of the government. They are non-recurring and non-routine in nature. Sources of capital receipts broadly classified into three groups. First, borrowings. Borrowings are the funds raised by government to meet excess expenditure. Government borrow funds from open market public, Reserve Bank of India, foreign government like loans from USA, England, etc. Fourth, international institute like World Bank, International Monetary Funds. Borrowings and capital receipts as they create a liability for the government. Second, recovery of loans. Recovery of such loans is a capital receipt as it reduces the asset of the government. Third, other receipts. A. Disinvestment. Disinvestment refers to the act of selling a part or the whole or share of selected public sector undertaking (PSU) held by the government. They are termed as capital receipts as they reduce the asset of the government. B. Small savings. Small savings refers to the fund raised from the public in the form of post office deposits, national savings certificates. They are treated as capital receipts as they lead to an increase in liability. ठीक. क्वेश्चन पढ़ो. Item categorized as revenue and capital receipts. Corporate tax. First, corporate tax. बताओ क्या होगा. What is corporate tax? Revenue receipt. अगला. Second, profit of public sector undertakings. Third, borrowing from public. Fourth, recovery of loans. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब बच्चे, एक्सपेंडिचर शब्द का मतलब होता है खर्चा. और बेटू खर्चा भी कितने तरीके का होता है? दो, कैपिटल और रेवेन्यू. चार्ट बनाएंगे फटाफट. एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू. स्पून फीडिंग कराना नहीं चाहती हूँ. तुम गैस करो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता होगा. पढ़ के भी बोल सकते हो, समझ जाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता होगा बच्चों? खड़े होके बोलो बेटू. एग्जैक्टली. क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में अकाउंट्स में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, 2 में या 3 में. तो तुमने वहाँ पर पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ भी पढ़ा था. तो वहाँ से लिंक करके पढ़ो कि उसमें क्या पढ़ा था. कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होता था? हाँ बच्चे बोल. ये तो इकोनॉमिक्स का एंगल हो गया. मैं बात कर रही हूँ अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11th क्लास में क्या पढ़ा था? जो कभी कभी होता था, जिससे एसेट एक्वायर होता था, जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा होता था, जिससे बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती थी. रिकॉल करो सब लोग, याद करो. ये ऐसा कुछ पढ़ा था कि छोड़ा है हम वो गलियाँ. हमने पढ़ा था अकाउंट्स में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जिससे कोई एसेट क्रिएट हो, जैसे बिल्डिंग बनाना या बिल्डिंग में एक फ्लोर बनाना जिससे हमारी अर्निंग इंक्रीज़ हो, जिसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा हो, जो कभी कभी होता है. इसको सबको क्या कहते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड सो इट इज़ हियर सेम. गवर्नमेंट जब सड़क बनाती है, गवर्नमेंट कोई ब्रिज बनाती है, गवर्नमेंट जब मेट्रो बना रही है,
गवर्नमेंट जब रेलवे की रेलवे की पटरी ट्रैक डालती है या बिजली के खंभे लगाती है, ऑल दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक साल के लिए नहीं होता, सालों साल के लिए होता है। वो बात अलग है अपने देश में कि नेताओं की जेब भरने के लिए सड़क जो टेक्निकली 30 साल के लिए बननी चाहिए वो तीसरे साल में ही चटक जाती है, परंतु वैसे इट इज़ व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बस वही इकोनॉमिक्स में भी है, एनी एक्सपेंडिचर दैट इंक्रीजेज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस द लाइबिलिटी। ठीक है, लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नोट्स अपने आप खोले रखिएगा ताकि आप वहाँ से रेफर कर सकें इन केस यू मिस आउट। यस बच्चों, पढ़ाई तो सारी लिंक्ड ही रहती है। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट तरीके का ही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। हाँ बच्चों, आज अकाउंट्स की क्लास नहीं हुई बच्चे, रोज़े चल रहे हैं ना, मैम वॉज रियली डिहाइड्रेटेड। 4 दिन के रोज़े और बचे हैं बस। इट्स वेरी टफ यू नो, मॉर्निंग से शी टेक्स क्लासेस। ओके, सो लिखेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बजटेड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू। बजटेड एक्सपेंडिचर का मतलब है, बजटेड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। budgeted expenditure refers to estimated expenditure of the government during a fiscal year। हिंदी में साल भर में जो गवर्नमेंट का खर्चा होने वाला होता है उसको बजटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर इज़ द अंदाज़न अप्रॉक्सीमेट खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट जो आने वाले साल में वो करने वाले हैं, राइट। अब उसके आगे लिखो, रेवेन्यू चार्ट तो बना ही ली ना तुमने ये वाली, अब इसमें नीचे लिख लो कैपिटल के नीचे द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस अ लाइबिलिटी। द एक्सपेंडिचर which either creates an asset or reduces a liability। capital expenditure, एक्सपेंडिचर जिससे कि या तो एसेट बन जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए। एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बढ़ जाए, कहाँ लॉस्ट हो बच्चों, मिल नहीं पा रहा तुम्हें, देखो वहीं कहीं आगे लिखा है। एक्सपेंडिचर जिससे एसेट बढ़ जाए या लाइबिलिटी कम हो जाए। इट इज़ नॉन रेकरिंग, कभी कभी होता है। इट इज़ नॉन रेकरिंग, कभी कभी होता है। और इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक। इट एड्स टू कैपिटल स्टॉक, गवर्नमेंट के एसेट बढ़ जाते हैं इससे। एग्जाम्पल, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, डैम्स, पाइपलाइंस, इस तरह की सभी चीज़ें। बताओ बेटू, कैपिटल एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती होगी कि नहीं? तो वो भी लिख लो, इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी। इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी, अपना अकाउंट्स वाला फंडा। इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ठीक है एसेट बन जाता है, क्या तुम मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो कि लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई? हमने ऐसा कोई खर्चा करा जिससे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। एग्जैक्टली, लोन वापस करना। जैसे बेटू लास्ट ईयर मैंने यूएसए से लोन लिया 100 करोड़ रुपए का। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, इंडियन इकोनॉमी रिवाइव हुई, हमारी कमाई हुई, तो हमने 80 करोड़ वापस कर दिया। तो है तो ये एक्सपेंडिचर, बट इससे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई।
इसलिए ये सेकंड कैटेगरी। तो उसका एग्जाम्पल लिख लो, रीपेमेंट ऑफ लोन। उसका एग्जाम्पल लिख लो, रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने दो बातें लिखी, या तो एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी। तो लाइबिलिटी कम होने में लिख लो रीपेमेंट ऑफ लोन, और उसमें लिख लो क्यू, एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो। जहाँ जहाँ फोकस एरिया है वहाँ क्यू फॉर क्वेश्चन लिखते जाया करो। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, थको नहीं बच्चे, लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं, थको नहीं। बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या क्या दो चीज़ें हो सकती हैं? एसेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी। लोन का वापस करना कौन सी कैटेगरी में आता है? और नई बिल्डिंग बनाना, गुड, वेरी गुड। बस ये और लिख लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुम्हें क्या लगता है क्या होता होगा रेवेन्यू? बिल्कुल, जो रोज़ाना होता है, डेली बेसिस पे होता है, जिससे कोई एसेट नहीं बनता, जिससे कोई लाइबिलिटी भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे ब्याज देना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना। हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, अब उसकी मेंटेनेंस करना, इस सब से नया एसेट नहीं बनता, बस पुराना मेंटेन होता है। अकाउंट्स में भी पढ़ते थे ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे बिल्डिंग की पुताई कराना इज़ रेवेन्यू, पर बिल्डिंग में एक फ्लोर बनाना इज़ कैपिटल। बस वैसा ही है। थको नहीं बच्चे, लिखो। लिखो, नोट्स में से लिखो। एक्सपेंडिचर which neither creates an asset, expenditure which neither ना तो creates asset nor reduces any liability। neither creates any asset nor reduces a liability, it is recurring। बेटू, recurring वर्ड का मतलब क्या होता है? बार बार जो होए, repeated again and again, जैसे हर मंथ का किराया। it is recurring in nature, it is incurred on normal functioning of the government, it is incurred on normal functioning of the government, it is incurred on normal functioning of the government। और एग्जाम्पल लिख लो, सैलरी का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट, एक्सेट्रा। अब जितना लिखा है बच्चों, पहली बात तो दिल से बता दो, रटना तो नहीं पड़ा, सबको समझ में आया है ये। अब की बार जब तुम इस मंथ का, मई का मंथली टेस्ट दोगे, तो मेरी उम्मीद है कि सभी लोग बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं, दिल से पढ़ के देंगे। जाते जाते ये बता जाओ, ब्रिज बनाया गवर्नमेंट ने, कौन सा खर्चा है? क्योंकि इससे क्या हुआ? एसेट बढ़ा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, रेवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो उसका कोई एसेट नहीं बना है, वो तो हो गया खर्चा। इट्स अ खर्चा, सिंपल खर्चा, रूटीन। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्यों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लें।